हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2010 में आई द एज ऑफ डार्कनेस को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है पानी में तैरती हुई लाश से और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थॉमस की तरफ। थॉमस एक पुलिस में डिटेक्टिव है और यहाँ पर वो अपनी बेटी एमा से मिलने आता है। एमा स्टेशन पर होती है और इसके बाद ये लोग घर जाने लगते हैं, पर रास्ते में एमा की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। घर पहुंचने के बाद भी एमा कुछ बताने की कोशिश करती है, पर फिर भी उसको बार बार वॉमिटिंग आ रही थी, इसीलिए वो बता नहीं पाती है कि तभी वहां पर सामने से कोई डोर नॉक होता है और दरवाजा खुलते ही बाहर से कोई आदमी आ करके एमा को शूट कर देता है और वहीं पर एमा की डेथ हो जाती है। पर यहाँ पर सभी को ऐसा लगता है कि क्योंकि थॉमस एक डिटेक्टिव है तो जरूर वो बुलेट थॉमस के लिए होगी, पर गलती से एमा को लग गई होगी। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसमें कि थॉमस का बेस्ट फ्रेंड बिल भी आता है। अब सभी के जाने के बाद थॉमस यहाँ पर एमा के रूम में जाता है और वहां पर एमा का फोन रिंग होने लगता है, पर जैसे ही थॉमस कॉल उठाता है वैसे ही फोन कट जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में थॉमस ऑफिस जाता है और वहां पर किसी को बोल करके उस नंबर का पता लगा लेता है जिससे कि कल रात में उसे कॉल आया था। नंबर लेने के बाद वो जाता है अपनी बेटी की लाश के पास और वहां पर उसके कुछ बाल को कट करके अपने पास रख लेता है अपनी बेटी की याद में। अब नेक्स्ट सीन में वो घर जाता है जहां पर वो एक बार फिर से एमा का पर्स चेक करता है तो उसे अंदर एक गन मिलती है और यहाँ पर एमा का आईडी कार्ड भी मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि वो नॉर्थ मूर रिसर्च नाम की एक कंपनी में काम करती थी। असल में थॉमस एमा से ज्यादा बात नहीं करता था, इसीलिए उसे ये नहीं पता होता है कि एमा कौन सी कंपनी में काम करती थी। अब इसके बाद वो डेविड के घर पे जाता है जो कि वही था जिसने कि रात में एमा को कॉल किया था। डेविड उसके ऊपर अटैक करता है, पर अब यहाँ पर डेविड उसे बताता है कि उसकी अपनी जान भी खतरे में है और वो कुछ भी बता नहीं सकता है। पहले वो भी नॉर्थ मूर कंपनी में ही काम करता था, पर अब यहाँ पर डेविड एकदम नशेड़ी बन चुका होता है और ये गन जो कि एमा के पर्स में थी वो डेविड ने ही एमा को दी होती है। अब डेविड यहाँ पर थॉमस को एमा की कुछ चीजें और घर की चाबी देता है और वहां से निकल जाता है। थॉमस एमा के घर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि एमा का सीपीयू गायब है, मतलब कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी जिसे कि चुरा लिया गया है। यहाँ पर उसे एक रेडियो स्कैनर मिलता है जो कि एमा के बालों के पास जा करके बीप करने लगता है, तो मतलब कि एमा के हेयर्स रेडियो एक्टिव थे, तो मतलब कि जरूर एमा किसी ऐसी जगह पर गई होगी जहाँ पर काफी सारा रेडियो एक्टिव सामान होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जैडबर्ग को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है, पर वो एक बहुत ही सीक्रेट एजेंट होता है। यहाँ पर उससे मिलने के लिए एक दूसरा आदमी आता है जो कि उसे एमा की डेथ के बारे में बताता है। वो बताता है कि नॉर्थ मूर कंपनी में 3 लोग घुसपैठ करते हुए पकड़े गए थे और ये वही 3 लोग थे जिनकी मूवी की स्टार्टिंग में हमने लाश देखी थी। इन 3 लोग को मार दिया गया और एमा भी उसी में से एक थी, पर वो बच निकली क्योंकि वो उस वक्त टनल के अंदर नहीं गई थी। लेकिन बाद में एमा को भी मार दिया गया और ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ मूर कंपनी जो कि बाहर से दिखने में एक सिंपल सी रिसर्च कंपनी लगती है, वो अंदर से टेररिस्ट के लिए हथियार बनाती है और अब जैडबर्ग को इसी के बारे में पता करना होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो कि एमा के ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को कॉल करता है और वो उससे बात करने के लिए पहले तो तैयार नहीं होती है, पर बाद में मान जाती है और कहती है कि जब भी उसे मिलना होगा वो कॉल करेगी। इसके बाद थॉमस जा करके उसी कंपनी के ओनर से बात करता है जहाँ पर कंपनी का ओनर काफी ज्यादा बदतमीज होता है और वो उसे साफ साफ बोल देता है कि एक सिंपल सी रिसर्च कंपनी है और यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होता है। साथ ही में वो एमा के डेथ पे दुख भी दिखाता है, पर वो भी पूरा फेक होता है। इसके बाद थॉमस को पता चलता है कि वो किलर जिसने कि एमा को शूट किया है वो मारा जा चुका है, मतलब कि किसी ने किलर को भी मरवा दिया है। अब जब थॉमस यहाँ पर अपने घर पे होता है और वो एमा के कपड़ों को जला रहा होता है कि तभी वहां पर जैडबर्ग आता है। जैडबर्ग आकर के उससे बात करता है कि नॉर्थ मूर कंपनी के टेररिस्ट से कनेक्शन है और ऐसा माना जा रहा था कि एमा भी किसी टेररिस्ट से मिली हुई है। थॉमस को उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, पर उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद थॉमस जाता है डेविड से मिलने के लिए और डेविड को ये सारी बातें पहले से ही पता होती है। वो उसे बताता है कि नॉर्थ मूर कंपनी के टेररिस्ट के साथ कनेक्शन के बारे में एमा को पता चल गया था और इस बारे में उसने सेनेटर को लेटर दिया था। वो नॉर्थ मूर कंपनी का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसके लिए वो नाइट फ्लावर नाम के ग्रुप से भी मिली थी। ये ग्रुप उन लोग का ग्रुप होता है जो कि ऐसे लोगों के अगेंस्ट होते हैं जिस तरह से टेररिस्ट से मिल जाते हैं।
उस रात एमा 3 नाइट फ्लावर ग्रुप के लोगों को उसी रिसर्च कंपनी के अंदर लेकर के जाती है, लेकिन वो खुद बाहर ही रह जाती है। टनल से होते हुए उस जगह पे जहाँ पर बॉम्ब बनाए जाते थे, वहां पर सिर्फ वही 3 लोग जाते हैं जो कि वहां से भागते हुए मारे जाते हैं। लेकिन एमा क्योंकि बाहर होती है इसीलिए वो बच जाती है और उसके बाद वो भाग करके अपने पिता के पास में आती है, पर वहां पर भी इन दी एंड उसकी डेथ हो जाती है। साथ ही में एमा किसी लॉयर से भी मिलती थी जिसके साथ मिलकर वो नॉर्थ मूर का पर्दा फाश करने वाली थी। ये सब सुनने के बाद थॉमस डेविड को उसकी वही गन वापस कर देता है जो कि उसे एमा के बैग में से मिली होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेविड की भी डेथ हो सकती है। इसके बाद घर वापस जाते वक्त थॉमस नोटिस करता है कि एक कार उसका पीछा कर रही है, तो वो भाग करके एक वॉशरूम में जाता है और वॉशरूम के ऊपर बनी हुई विंडो को तोड़ करके बाहर निकल जाता है। इन आदमियों को डेविड को मारने के लिए नॉर्थ मूर कंपनी के ओनर ने भेजा होता है और ये समझने के बाद थॉमस अपनी कार से उसी ओनर की कार के पीछे जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर के धमकी देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद थॉमस जाकर के उसी लॉयर से मिलता है और अब उसे पता चलता है कि वो लॉयर असल में नॉर्थ मूर कंपनी की तरफ होता है और वो जानबूझकर एमा से बात कर रहा था और एमा को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि वो जिस लॉयर से बात कर रही है वो नॉर्थ मूर के साथ है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर थॉमस इसी एम्प्लॉय से मिलने के लिए जाता है जो कि उसे नाइट फ्लावर ग्रुप के बारे में बताती है और साथ में एक पैकेट देती है। ये पैकेट एमा अपने फादर को देना चाहती थी और उसमें उससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके साथ में वो ये भी बोलती है कि एमा को ऐसा लग रहा था कि उसे पॉइजन दिया गया है, क्योंकि कुछ वक्त से लगातार उसकी तबीयत खराब थी और वो बार बार वॉमिटिंग कर रही थी और ऐसा तभी होता है जब किसी को रेडियो एक्टिव पॉइजन दिया जाए और यही रीज़न होता है कि उसके बाल भी रेडियो एक्टिव हो गए थे। पर अब जब ये लड़की वहां से बाहर निकलती है तो तभी एक कार आकर के उसे टक्कर मार देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। थॉमस यहाँ पर उस ड्राइवर को शूट करके मार देता है और उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ऑपरेशन करवाने के लिए उसका एक पैर कट करना पड़ेगा। इसके बाद वो दोबारा से अपनी कार में आकर के उसी सीडी को प्ले करता है जिसमें एमा होती है और वो सबके बारे में बता रही होती है कि नॉर्थ मूर कंपनी में टेररिस्ट के लिए हथियार बनते हैं जो कि इलीगल है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो फिर ये सीडी उसके फादर तक पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद यहाँ से थॉमस रॉबिन्सन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि नॉर्थ मूर कंपनी की साइड में होता है और उसे नॉर्थ मूर कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता होता है। थॉमस यहाँ पर रॉबिन्सन को बहुत मारता है और उससे सारी बातें निकलवा लेता है। उसे पता चलता है कि एमा को किसी खाने के सामान के साथ में पॉइजन दिया गया था, तो वह एमा के घर पे जाता है और हर चीज को चेक करता है और अब उसे समझ में आता है कि दूध की बोतल में जहर था। इसके बाद वो जाकर के सेनेटर से मिलता है, जहां पर सेनेटर भी नॉर्थ मूर कंपनी से मिला होता है, इसीलिए वो भी थॉमस की हेल्प नहीं करता है और थॉमस को उस हेल्प की कोई उम्मीद भी नहीं होती है, क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि जितने भी गवर्नमेंट में मिले हुए बड़े बड़े लोग हैं वो उसी कंपनी के साथ में है। अब थॉमस यहाँ पे परेशान होकर के अपने घर जाता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए बिली आता है। थोड़ी देर में यहाँ पर थॉमस को वॉमिटिंग होती है और अब उसे समझ में आता है कि बिली ने उसे पॉइजन दे दिया है, क्योंकि बिली भी नॉर्थ मूर कंपनी के प्रेशर में आ चुका होता है और इसके बाद उसे मारने के लिए 2 किलर आते हैं जो कि उसे बेहोश करके एक जगह पे बंद कर देते हैं। पर थॉमस यहाँ पर जैसे तैसे करके निकल जाता है और वापस से अपने घर जाता है। वो अपनी गन लेता है और फिर वो सीधा चला जाता है नॉर्थ मूर कंपनी के ओनर के पास में, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे जहर दे दिया गया है और अब उसके पास बहुत ही कम वक्त है अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए। यहाँ पर उसके सामने जो भी आता है वो हर किसी को शूट करके मार देता है और इसके बाद वह ऐसे ही ओनर के सामने पहुंचता है और उसे जबरदस्ती वही दूध पिलाता है जिसे पिला करके उसकी बेटी को पॉइजन दिया गया था। जहर पीते ही यहाँ पर ओनर तुरंत ही उसका एंटीडोट लेने के लिए भागता है, लेकिन अब यहाँ पर थॉमस अपनी आखिरी दम का इस्तेमाल करके उसी आदमी के ऊपर गन फायर कर देता है और उस ओनर की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर जैटबर्ग को सेनेटर से और दूसरे बड़े बड़े लोगों से बात करते हुए देखते हैं, जो कि उस शहर के बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं और गवर्नमेंट से मिले हुए होते हैं। वो सभी लोग इस पूरे इंसिडेंट को क्लियर करना चाहते हैं और इसलिए सब कुछ कवर करने के लिए वो ऐसा कह देते हैं कि थॉमस ने गलती से वही दूध पी लिया होगा जिसको पी करके उसकी बेटी की डेथ हुई, और इसी तरह से वो लोग बेकार सी कहानियां बनाकर सब कुछ कवर कर रहे होते हैं। यह हमें यह दिखाता है कि जितने भी बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं उन्हें ऐसे ही कवर कर दिया जाता है। पर अब यहाँ पर जैटबर्ग को पता नहीं क्या सनक चढ़ती है और वो हर किसी को शूट करके मार देता है और बाहर जाते वक्त वहीं पर खड़ा एक गार्ड उसे भी शूट करके मार देता है और इसी तरह से यहाँ पर बैठे हुए हर इंसान की डेथ हो जाती है।
शायद जैडबर्ग अब तक सही चीज़ों को किस तरह से कवर कर दिया जाता है वो देख देख कर परेशान हो गया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर थॉमस को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और अभी भी जिंदा होता है, पर अब उसके पास बस कुछ ही मिनट बचे होते हैं। यहाँ पर अपने मरते हुए लास्ट मिनट में वो अपनी बेटी के सोल को देखता है और फिर उसकी सोल उसकी बेटी की सोल के साथ हॉस्पिटल के बाहर निकल जाती है। मतलब कि फाइनली दोनों की डेथ के बाद अब उनकी सोल मिल चुकी है और दोनों के रेस्ट इन पीस होने के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।